आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्वोथर्मल एंड हाइड्रोथर्मल टेक्निक्स और इसके बारे में इसके पीछे बिहाइंड दैट कि क्या केमिस्ट्री क्या है और ये किस तरह सिंथेसिस में यूज़ होती हैं वगैरह वगैरह। सॉल्वोथर्मल इज़ एक्चुअली द प्रोसेस जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी मटेरियल को या तो आप रिक्रिस्टलाइज करेंगे या केमिकली सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम सोल्यूशन इन अ सील्ड कंटेनर, और शर्त यह है कि सील्ड कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर अबव अ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं प्रेशर कुकर की, जस्ट लाइक दैट प्रेशर कुकर टेक्निक है। बेसिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जो फर्स्ट सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस ये मिस्टर रॉबर्ट ने की थी, और इसने किया था कि इसने बेरियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को ग्रो किया था एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 200 से ऊपर उसने टेम्परेचर रखा था और 100 बार से ऊपर उसने प्रेशर रखा था। इसी तरह एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी उसने बनाए थे। एक और साइंटिस्ट था इसने इन 1885, और उसने प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन यूज़ करके सिलिसिक एसिड की फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिलिसिक एसिड से उसने क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बनाए थे, टाइनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। अब ये जो सॉल्वोथर्मल है इसका मतलब बेसिकली है ये कि सॉल्वोथर्मल इसका नाम इसलिए रखा गया है कि थर्मल से आप पता है कि इट इज़ अंडर प्रेशर कुकर सिचुएशन, लेकिन ये जो सॉल्वो है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। इफ़ यू चेंज द सॉल्वेंट इसका नाम चेंज हो जाएगा, इस टेक्निक का नाम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉल्वेंट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इस टेक्निक को हाइड्रोथर्मल कहेंगे। अगर आप सॉल्वेंट अमोनिया यूज़ कर रहे हैं तो इस टेक्निक का नाम एमोथर्मल हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन जनरली होता ये है कि हम हाइड्रोथर्मल फॉर एक्वा सॉल्यूशन और फॉर ऑल अदर सॉल्वेंट्स हम इसको सॉल्वोथर्मल ही कह रहे होते हैं। ठीक है, अब जब बात करें हम सील्ड कंटेनर की, तो ये मैं अभी आपको सील्ड कंटेनर इसमें दिखाता हूँ कि बेसिकली सील्ड कंटेनर का मतलब क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसकी अच्छा जी। इस केस में जो ऑफन सॉल्वोथर्मल टेक्निक है उसके बारे में आपको पता चल गया। सॉल्वोथर्मल बेसिकली इन एक्सट्रीम केसेस, जब हम एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे होते हैं तो जो सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस है वो किसी भी सॉल्वेंट के सुपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर या सुपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाकर हम सिंथेसिस करते हैं। अब ये सुपर क्रिटिकल पॉइंट क्या है ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसके बारे में पढ़ना है सब लोगों ने। अब इन मोस्ट केसेस जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है जनरली जो हम यहाँ लैब में मेंटेन करते हैं, ये जो नॉर्मली सिंथेसिस में यूज़ होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए ड्यूरिंग द सॉल्वोथर्मल प्रोसेस, उसमें हम नॉर्मली उसका जो प्रेशर है वो सब क्रिटिकल स्टेट्स पे ही रखा जाता है। बहुत कम होता है कि हम क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये जो सब क्रिटिकल पॉइंट है या रिलाम है, इसमें ये याद रखें कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्वेंट्स होती हैं वो अल्टर करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट चेंज होती है, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट चेंज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट चेंज होती है, एट्सेट्रा, और इट कैन बी कंट्रोल्ड। और इन सारी चीज़ों को हम चेंज किस चीज़ पर डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हेन यू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सारी प्रॉपर्टीज़ सॉल्वेंट की चेंज होगी और वो सिंथेसिस के प्रोसेस को अल्टर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस है उसमें ज़्यादातर सिंथेसिस सब क्रिटिकल स्टेट पे हम करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा फोकस हाइड्रोथर्मल प्रोसेस को करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो वाटर पे फ़र्क क्या पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क होता है, और अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिंथेसिस प्रोटोकॉल को चेंज करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नियर क्रिटिकल पॉइंट जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ ड्रामेटिकली चेंज होती हैं और दैट अल्टर द रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एट अ क्रिटिकल पॉइंट जो वाटर है वो लेस डेंस हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब ये डेंसिटी कम क्यों हुई है, लेस डेंस वाटर क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि एट दिस टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ बेसिकली ड्रामेटिकली डिस्टर्ब्ड by creating a high pressure। हाई प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ड्रामेटिकली डिस्टर्ब हो रही है, और दिस
this disruption is actually responsible for dissociation, for the change in dissociation constant of the water. पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट नॉर्मली क्या होता है 25 डिग्री पर 14। तो अब जब वो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उससे क्या होता है कि जो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या हो गया 14 से कहाँ चला गया है 21 पे। इट इंडिकेट्स, इससे हमें पता क्या चला, इससे पता ये चला कि जो पानी है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है उसको कितने आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट एफएससी में भी पढ़ा हुआ है जिसमें आप ये कहते हैं PKW इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ठीक है, उसका लॉग लें तो ये जो KW की वैल्यू है वो 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 है एट 25 डिग्री। लेकिन अगर PKW की बात करें तो इट इज़ 14। लेकिन यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से उसकी वैल्यू हो जाती है 21। दिस इट मीन्स कि पानी जो है वो आयोनाइज हो गया, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड एनाइंस यानी H आइंस और OH आइंस ज़्यादा हो गए हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। अगर इनकी तादाद बढ़ी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी क्योंकि वो ब्रेक हो गया ना वाटर। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई तो उसका मतलब ये है कि H आइंस और OH आइंस की वजह से एक अगली जो चीज़ है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का डिक्रीज कर गया। So that is why lack of hydrogen bonding results in decrease in dielectric constant of the water, और that means पानी जो है वो किसी आयन को सराउंड, जिसे हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं कहते, वो आयन्स को सराउंड या शील्ड करना कम कर देगा। इसका मतलब आपने NaCl से पानी में अंदर डाली और उसे क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर ले गए तो क्या हुआ कि सोडियम आइंस जो हैं उनको वाटर कम सराउंड करेगा, बिकॉज वाटर अब क्या हुआ है आइंस की फॉर्म में चला गया है। अब उसको जो चीज़ सराउंड करेगी वो आइंस होंगे। कौन से आइंस होंगे? H आइंस, OH आइंस, जो भी इसमें से जिसको सराउंड करना चाहेगा। अब देखिए, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एट अ क्रिटिकल पॉइंट, इट मे सीम्स लाइक अ स्मॉल इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये बहुत अपेरेंट होता है with solubilities. For example, अगर हम पानी की बात करें एट एम्बिएंट कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशन पर, जो solubility ऑफ द ऑक्सीजन गैस है वो लो होती है और उसकी वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वाटर को क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट पर लेके जाएं, ठीक है, तो जो solubility है वो इंक्रीज़ होती है और वो इंक्रीज़ होकर अप टू अ यूनिटी नियर इन्फिनिटी चली जाती है। इसका मतलब वो हाईली सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये कहते हैं इन अदर वेज कि आपके पास कोई कैटाइंस हैं और उसे आप पानी में डालते हैं तो इसका मतलब हाइड्रेशन नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो ये एम्बिएंट कंडीशन पर कि ये जो आइंस हैं, से निकल आइंस हमने पानी में डाल दिए हैं, तो क्या हुआ है कि इसको वाटर हर तरफ से सराउंड कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन, दिस इज़ एट एम्बिएंट कंडीशन। बट अगर हम इसका टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट पर ले जाएं और इसमें कहते हैं कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, से अगर हम इसकी ना क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेकर जाएं और उसका रामन स्टडीज़ की जाएं, चेक की जाएं, रामन से हमें क्रिटिकल पॉइंट पर रामन करके देखा तो पता ये चलता है कि ये जो हाइड्रेशन शेल है, ये जो वाटर सराउंड करते थे, अब इसे वाटर सराउंड नहीं करते, बल्कि निकल आयन को क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो चीज़ सराउंड करती है वो क्या होती हैं? एनाइंस ऑफ द वाटर। जैसे OH नेगेटिव आइंस इसको सराउंड करेंगे, ठीक है, सो काउंटर आइंस इसको सराउंड करेंगे, ठीक। और जो पानी पीछे रह जाएगा, देखें सारा पानी आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो आइंस में कन्वर्ट हुआ उसने इसे सराउंड कर लिया। जो बाकी बच गया उसमें से बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, इस आइन को, बाकी सारे OH आइन सराउंड करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल सेंटर को एट द क्रिटिकल पॉइंट। और बाकी सारा जो है, अब आप 6 में से 2.5 निकाल दें तो आपके पास जो 3.5 है, दिस 3.5 OH आइंस ने उसे सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब उस आइन का जो उस वाटर के अंदर एम्बिएंट कंडीशन और क्रिटिकल पॉइंट पे था, वो टोटली उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलर बिहेवियर आपको सारे आइंस में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। सो इट मीन्स इन अ सुपर क्रिटिकल स्टेट जो आइंस पेयर्स हैं
जो आइन, ये देखो अब ये आइन है, दो निकल आइन और OH आइन जो इसे सराउंड कर रहे हैं, एंड दूसरी चीज़ जो सराउंड कर रही है वो वाटर है। अब ये जो आइन्स के दरमियान बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एनाइन इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज़ कर गई है, और ये वो चीज़ है जो बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटाइंस को रिड्यूस कर देगी। और इट मीन्स कि सुपर क्रिटिकल स्टेज पर पानी जो है इट बिहेव नॉन पोलर इन नेचर रादर देन लाइक अ पोलर नेचर। तो क्रिटिकल पॉइंट पर यानी सुपर क्रिटिकल पॉइंट पर पानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को टोटली क्या कर देता है, एल्टर कर देता है। जो पोलर नेचर थी वो अब ऑलमोस्ट क्या हो गई है, नॉन पोलर नेचर, एंड बिहेव्स लाइक अ हाइड्रोकार्बन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये सिंथेसिस कहाँ कहाँ ज़्यादा अप्लाई होती है। हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस जो है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स में ज़्यादा यूज़ होती है, यानी मेटल ऑक्साइड्स आपने बनाने हैं, हाइड्रोथर्मल इज़ द बेस्ट मेथड एंड इट इज़ अ 2-step प्रोसेस। In the first step the fast hydrolysis of metal hard solution to give a metal so for example हम कहते हैं it's a 2-step process। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हुआ ये कि जो मेटल सॉल्ट्स है उसकी फास्ट हाइड्रोलिसिस हुई, ठीक है, और उससे मेटल हाइड्रोक्साइड्स बने। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो डिहाइड्रेट हुए और एट द रिज़ल्ट आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड्स जो आपके डिज़ायर्ड है। ओवरऑल जो रेट है, रेट ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 3 चीज़ें इस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेंगी, टेम्परेचर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर पानी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। सो दिस इज ये बैलेंस, 2 steps आर इन बैलेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल सॉल्ट है ये बेसिकली क्या होता है, इज़ फेवर्ड बाय हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाइल द डिहाइड्रेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इज़ फेवर्ड बाय लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिहाजा फास्ट रिएक्शन जो होती है इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड एज टू रीच द सुपर क्रिटिकल पॉइंट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बाद क्या हो जाता है, फर्दर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हम इसमें किस तरह का जो प्रिकर्सर्स की नेचर है वो क्या रोल प्ले करती है। सो बहुत सारे हम प्रिकर्सर्स यूज़ करते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं टू ऑब्टेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल फेरिक नाइट्रेट है, फेरिक सल्फेट है या फेरस क्लोराइड है, हाइड्रोथर्मल कंडीशन में यू गेट अल्फा आयरन ऑक्साइड। अब आपने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ अल्फा आयरन ऑक्साइड, ये क्या चीज़ होती है, अल्फा का मतलब क्या है। स्टार्टिंग विद या हम अगर ऐसा करते हैं कि बेसिकली हम ये करते हैं कि स्टार्टिंग विद फेरस अमोनियम सिट्रेट अंडर द सेम हाइड्रोथर्मल कंडीशन, इस हमें F3O4 मिलता है, ठीक है। सो हाइड्रोथर्मल कंडीशंस के अंदर ऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स जैसे एसीटेट है, फॉर्मेट है, ऑक्सलेट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अगर टेम्परेचर आप हाई करेंगे, जैसे आप कहते हैं कि आयरन फेरस अमोनियम सिट्रेट आपने लिया है, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये हाइड्रोथर्मल प्रोसेस में जाएगा तो ये जैसे सिट्रेट है ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर ब्रेक होगा और ब्रेक होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब बनी जो, तो फिर क्या करेगा, विच इन टर्न रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस कैटाइन। अब रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी अंडर दीज कंडीशंस। अब जैसे एसिटेट, फॉर्मेट, ऑक्सलेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब हाइड्रोथर्मल कंडीशन में जाएंगे तो ये जो मेटल आइंस हैं उनको रिड्यूस भी करते हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर रहे होंगे, तो डबल वे काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन मैनिपुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मेटल आइंस, ठीक है, अबव दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, दिस ये मैग्नेटाइट बना है, ठीक है। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो F2O3 है और इधर देखें तो F3O4 है। वाई? अब आप यूज़ फेरस कर रहे हैं, यहाँ देखें, यहाँ भी ऊपर भी आप यहाँ फेरस ही यूज़ कर रहे थे,
लेकिन यहाँ क्यों चेंज हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिक्स्ड मेटल सिस्टम्स भी आप ऐड कर सकते हैं द हाइड्रोथर्मल रिएक्शन, और इसके लिए आप इसको प्रेसिपिटेशन जेल्स मेथड भी आप पहले बनाएं, जेल टाइप बनाएं और उसे इसमें ऐड कर दें हाइड्रोथर्मल प्रोसेस में, और एट द एंड यू विल गेट सम वेरी इंटरेस्टिंग ऑक्साइड्स विद डिफरेंट ज्योमेट्रीज। ठीक है, अब जो जेल है वो जो जिस भी मेटल ऑक्साइड की आपने जेल बनाई होगी वो हाइड्रोथर्मली रिएक्ट करेगी, ट्रीट करेंगे आप उसे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। एंड ये क्या है, हेल्प क्या करती है, जेल का काम क्या है, वो ट्रैप करती है कैटायंस को और फेज सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि व्हाट इज फेज सेग्रीगेशन। अच्छा, हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस जो है, अब हम उसको मॉर्फोलॉजी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्निक टू कंट्रोल द मॉर्फोलॉजी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो नॉर्मली हमें नहीं मिलती दूसरी टेक्निक से। ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर चेंज कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी मिलते हैं। जैसे जियोलाइट को अगर हम देखें तो एक टाइप ऑफ मटेरियल है जो हम हाइड्रोथर्मल मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना इन स्टार्टिंग प्रीकर्सर, और दैट ओपन्स अ ओपन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, and you're going to get a different structures. इसी तरह metal fluoride structures, metal organic frameworks, all other examples of materials that can be synthesized using this hydrothermal process. ठीक है जी, so आप ये pressure और temperature change करते जाएं, dielectric constant और physical properties of the water change होगी, और as a result of this you are going to get a different type of structures.